गुड मॉर्निंग लाहौर। एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। और जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी एक ऐसे अंदाज में गुजार भी रहे होंगे। और एक अच्छी और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए ख़ुद को ना वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहा जाता है कि जनाब अगर रास्ते पर कंकर हो तो एक अच्छा जूता पहनकर भी चला जा सकता है, लेकिन अगर आपके जूते के अंदर एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा कंकर भी हो ना तो अच्छी सड़क पर भी चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बल्कि मुहाल हो जाता है। तो इसी तरह इंसान बाहर की मुश्किलात का तो डट कर सामना कर लेता है, लेकिन अपने अंदर की छोटी छोटी कमज़ोरियों से कहीं ना कहीं हार जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया करें, अपने आप को एक्सप्लोर किया करें, अपने मसाइल को एड्रेस किया करें। देखिएगा जनाब कि फिर आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाती है। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद भी होना चाहिए कि जनाब बाहर की मुश्किलात तो आती ही आती हैं, लेकिन आपने ख़ुद को किस तरह मजबूत रखना है, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों से घबराना नहीं है, उन चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करना और ज़िंदगी में मेहनत करके आगे बढ़ते जाना है। जब आप मेहनत करते हैं ना तो फिर आपकी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती है। तो अगर आपने मेहनत की हुई है किसी चीज़ के लिए तो फिर तो आपको डरने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि जनाब क्या होगा। मुश्किलात आती हैं, मसाइब जो है हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं। मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी या सिर्फ गम ही गम होंगे तो ज़िंदगी का मज़ा नहीं आएगा। तो कभी खुशी होनी चाहिए और कभी गम होना चाहिए, तभी इंसान को ज़िंदगी का पता चलता है कि इंसान ज़िंदगी में क्या कर रहा है और कौन सी सिचुएशन में किस तरह जनाब वो उसको हैंडल करेगा, किस तरह वो उस चीज़ को कंट्रोल करेगा। तो ये जब आपके ऊपर सिचुएशन पड़ती है और ख़ास करके ये उतार चढ़ाव में आपकी शख्सियत भी निखर कर आती है, आपको अपना पता चल रहा होता है, आपको लोगों का पता चल रहा होता है कि लोग आपके साथ कितने मुखलिस हैं या आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं या लोग आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो इन सारी सिचुएशंस में आपने ख़ुद पर काबू रखना है, अपने ज़ब्त पर काबू रखना है, जिसकी आजकल इस मुआशरे में बेहद ज़रूरत है। तो इसलिए इन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। साथ साथ ही चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन ख़ुद को एक्सप्लोर करें, ख़ुद को जानने की कोशिश करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हम भी अपने शो में आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो मौसम आजकल काफ़ी गर्म है और इस गर्मी के मौसम में खाने पीने के जो शौकीन अफराद होते हैं वो मज़े मज़े के खानों पर अपना हाथ साफ़ करते हुए हमें नज़र आते हैं। और हम देखते हैं कि जनाब लोग इस खाने में ना चटपटे खानों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और बदपरहेज़ी भी देखने में आती है, और फिर यही बदपरहेज़ी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित भी होती है। और खाने पीने में बेएहतियाती और वर्जिश का ना करना हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर देता है। और इन मसाइल में से एक है मैदे का अल्सर। मैदे के अल्सर में सीने में जलन रहती है, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा आम रहता है और अक्सर लोग सीने में जलन की शिकायत करते हुए भी नज़र आते हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आम हो जाती है और लोगों को इस बीमारी का तब पता चलता है जब मैदे का अल्सर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, या मैदे के अल्सर इसलिए भी ख़तरनाक समझे जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत से मसाइल और भी पैदा हो सकते हैं। तो इस बीमारी के आम होने की वजह अक्सर चटपटे या मसालेदार जो खाने हम लोग खाते हैं वो कहा जाता है। तो इससे किस तरह एहतियात बरती जा सकती है, ये जो मैदे का अल्सर है ये होता क्या है, किस तरह जनाब इससे इज्तनाब किया जा सकता है, आज हम इसके हवाले से ही बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट फिजिशियन है डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमान आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। डॉक्टर सलमान, अल्सर सबसे पहले तो बता दें ये अल्सर होता क्या है और उसके बाद मैदे का अल्सर क्या है ये? देखिए जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है। ये इस वक्त लाहौर की बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मैदे के अल्सर, मैदे के तेज़ाबियत का शिकार हैं। ये शुरू इस तरह ही होता है कि जो मुरगन ग़िज़ाएँ खा खा के और जिसमें मिर्च मसाले एक्स्ट्रा डले हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खट्टे डकार आना, रात को एकदम एक ऊपर तक जो कहते हैं गला खट्टा हो गया था एकदम, इस तरह की जो अलामात इनसे शुरू होता है। फिर हल्की हल्की खांसी सुबह उठ के शुरू हो जाना, क्योंकि तेज़ाबियत जो ऊपर जाती है वो कभी कभी रिफ्लक्स करके खांसी भी साथ उसके आ रही होती है और खांसी की भी एक वजह मैदे का अल्सर हो सकता है।
और उसके साथ साथ जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे जो एपिगैस्ट्रियम में दर्द रहना मुसलसल, और उसके साथ एक जो कई दफ़ा उल्टियाँ भी लोगों को आती हैं, और जो बदहज़मी होना, कभी पतले पखाने, कभी इस तरह के मसले भी साथ होने लग जाते हैं। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है आजकल इसकी वो ये है, जो होटलों से हम खाना खा रहे हैं, होटलों पे जो घी इस्तेमाल हो रहा है, जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जब भी आपके खाने में नाकिस क्वालिटी का घी या ऑयल इस्तेमाल होगा तो आपको ये मैदे की तेज़ाबियत और उसकी वजह से ये सारे मसले शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा जो मिर्च मसाले हैं, गरम मसाले हैं, वो एक अलग रीज़न है। उसके अलावा एक कीड़ा भी है H. पाइलोरी नाम का, जिसकी वजह से ये मैदे का अल्सर हो सकता है। और मैदे के अल्सर की जो असल में जो परेशानी वाली बायस है, जो हमें सर्जरी के अंदर भी पेशेंट्स नज़र आते हैं, वो ये है कि ये अल्सर कभी फट भी जाता है, और जब ये अल्सर फट जाए तो खून की उल्टियाँ आती हैं मरीज़ को, और उसके बाद उसकी जान भी जा सकती है। तो ये, और फिर फौरी तौर पे मुंह से एक कैमरा अंदर डाला जाता है, उसको ले जाके अंदर उसको पंक्चर लगाना, अगर कॉमन आदमी के लिए आप कहें तो वो उसको आप समझ सकते हैं, या कॉटरी करना, या डॉक्टरी ज़बान में आप गए तो वो सहूलत भी लाहौर के चंद अस्पतालों में सिर्फ दस्तयाब है। और बहुत सारी जगहों पे पहले ज़माने में तो वो ऐसी सहूलत ही नहीं थी कि एंडोस्कोप कैमरा डालें, गले में से लेके जाएं मैदे में, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर जाके पॉइंट पे लगा के तो उसको बंद कर दें ब्लीडिंग को। मगर अब ये सहूलत लाहौर के काफ़ी अस्पतालों में दस्तयाब हो चुकी है। कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं, कुछ सरकारी अस्पताल हैं, मगर पेशेंट अभी भी आ रहे हैं। लेकिन लाहौर में ये बीमारी कितनी आम है लाहौर में खास करके, क्योंकि आपको पता है कि लाहौरी जो है वो चटपटे खाने के जो है, और खास करके बाहर के खानों के तो वैसे ही शैदाई हैं और शौकीन अफराद हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मैदे का अल्सर। देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा पहले से बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है लोगों में, जो स्मोकर्स हैं उनको भी, वजह से भी है। जो स्मोकर्स हैं उनको भी अल्सर का मसला दूसरों से ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सारा दिन स्मोक भी अंदर उनके जा रहा है, और उससे कार्सिनोजेंस पूरी बॉडी में फैलते हैं, जब एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, जब स्मोक अंदर लेके जाते हैं तो फेफड़ों से वो सारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके जाते हैं। उससे मैदे का अल्सर उस वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। उस वजह से स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, लोग 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, नींद उनकी बहुत कम है, उस वजह से भी मैदे में आहिस्ता आहिस्ता इरोजन्स बनती हैं, फिर अल्सर बन जाते हैं। कई दफ़ा ड्यूडनम में एक अल्सर बन जाता है, वो वहाँ से ब्लीड करता है, फिर खून की उल्टियाँ आती हैं, फिर मरीज़ जो है वो जान बचाने के लिए भागते हैं लोग उसको लेके। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के लिए कि अगर आपको ऐसी मैदे की तेज़ाबियत या कोई चीज़ हो रही है, तो अब तो एक दवाइयों का एक ऐसा कोर्स आ गया कि आप 7 दिन दवाई खाएं। तो अगर आपका H. पाइलोरी की वजह से अल्सर है, उसके लिए एक टेस्ट कराते हैं पखाने का, उसके बाद ये फैसला करते हैं कि ये किस वजह से अल्सर है। पहले तो अगर मैदे एक बंदे को तेज़ाबियत मुसलसल है, दर्द हो रही है, खाना नहीं ठीक हजम होता, वो किसी डॉक्टर को दिखाएगा तो वो डॉक्टर से एक दो टेस्ट करा लेगा, टेस्ट कराएगा तो पता लग जाएगा कि वजह क्या है, या एंडोस्कोपी करा के भी देख सकता है। मगर 7 दिन का एक कोर्स है, आप वो मरीज़ को दें तो वो ठीक हो जाता है। महीना आप उसे राइजेक या ओमेप्राजोल या कोई ऐसी दवाई आप मैदे की जो है वो खिलाएं तो उसके ठीक हो, मतलब उसका 90% वो ठीक हो जाएगा, रिकवर कर जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग फिर एहतियात नहीं कर रहे खुराक की भी, प्लस जो बाहर होटलों पे पंजाब फूड अथॉरिटी का जो किरदार है वो ये है कि जहाँ पे भी ये घटिया ऑयल और तेल इस्तेमाल हो रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी अपने तौर पे कर भी रही है। देखें आप, उन्होंने वो इवन जो चाय के लिए कप थे पहले थर्मोपोर के यूज़ होते थे, अब उन्होंने कहा गत्ते के यूज़ करें, ये कार्सिनोजेंस हैं इसके अंदर। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में ऑयल पे उन्हें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, या घी पे। घटिया घी जो है इस्तेमाल, इवन जो हमने तो अपने जो डॉक्टरों के मेस बने हुए हैं उनके अंदर हमने सूफी ऑयल के अलावा, या बड़े जो ब्रांड्स हैं डालडा इस तरह के, जो कि बड़े प्लांट्स पे बनता है ऑयल, जो रिफाइंड है वो वाला हमने इस्तेमाल करवाना शुरू किया, ताकि हमारे भी ये बहुत ज़्यादा शिकायती महीना पहले या 2 महीने पहले, जब साल पहले तकरीबन, जब लोग नहीं ये ऑयल यूज़ होता था, दूसरे ऑयल यूज़ करते थे, तो लोगों को मैदे की तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा थी, और वो कहते हैं खट्टे डकार आ रहे हैं। ये जब से हमने ये बड़े ऑयल यूज़ करने शुरू किए हैं जो बड़े फैक्ट्रियों में बने हुए हैं, तो ये मसला हमारे तो कम से कम काफ़ी हद तक लोगों में, जिस दिन हमारा कुक 2 नंबरी करे या ऑयल कोई दूसरा डाल दे, तो लड़के खुद ही बताने लग जाते हैं कि सर वो तो आज तो बड़ी खट्टे डकार आ रहे थे, ठीक नहीं था खाना ये। तो ये एक मतलब घरों में भी अगर किसी को इस तरह का हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑयल जो है वो की वजह एक वजह हो सकती है। उसके अलावा नमक मिर्च मसाले भी हमने कंट्रोल करवाए हैं। पहले से जो कुछ लोगों को आदत है बहुत ज्यादा मिर्च मसाले, देखें एक तरफ मिर्च मसाले हैं, दूसरी तरफ खून की उल्टी आना है, मैदे में अल्सर का फट जाना है, तो कहाँ वो तकलीफ है जितनी है। आप अस्पतालों को भागेंगे, कैमरे डालेंगे, लोग मुंह से अंदर लेके जाएंगे, डॉक्टर अंदर जाके पंचर लगाएंगे, बजाय इसके कि बेहतर नहीं है कि आप अपनी खुराक को ठीक कर लें। दोपहर के टाइम जो फ्रूट खा लें थोड़ा, खाना खाने की बजाय रात को खाना जो है वो 6-7 बजे खा लें, उसके बाद घंटा वॉक करके फिर सो जाएं। तो इस तरह आप बिल्कुल 9 बजे ना खाना खाएं, ताकि रात को वो खाना खाते ही आप लेट जाएंगे, फिर साथ ही आपको खट्टे डकार और इस तरह बदहजमी शुरू हो जाएगी, तो आहिस्ता आहिस्ता अल्सर भी बन जाएगा। तो लोगों के लिए अपने लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करना ज़रूरी है, खासतौर पे ऐसे लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, जिनका काम एसी में रहना, सारा दिन उन्होंने बाहर ही नहीं निकलना, कुर्सी से ही नहीं उठना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, खाना जल्दी खाएं, दोपहर को फ्रूट खाएं, सुबह हल्का नाश्ता करें,
और कोशिश करें कि वेट गेन ना हो, क्योंकि जैसे जैसे वजन भी चढ़ता जाता है, ये भी एक मेजर फैक्टर है। मोटापा भी 100 बीमारियों की जो है एक रीज़न है कि शुगर भी हो जाएगी, हाइपरटेंशन भी हो जाएगी, अल्सर भी हो जाएगा, अजीबो गरीब मसले शुरू हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता मोटापा होगा तो रात को सारी खराटे लेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाएगा। तो वो मरीज जो सुबह उठता है वो कहता है जी, जहाँ आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके दफ्तर में भी हों शायद ऐसे, जहाँ पे वो बैठते हैं वो वहीं सो जाते हैं, जहाँ बैठते हैं वो वहीं सो जाते हैं। वो इसलिए सो जाते हैं कि उन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो रहा होता है, उसके लिए उनकी स्लीप स्टडी करानी होती है और उनको एक CPAP रात को लगाना होता है या वजन उन्होंने कम करना होता है। सही। जैसे जैसे उनका वजन कम होता जाता है उनके सारे मसले हल होते जाते हैं। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि ये आप अपने कॉमन इधर उधर देखते हैं कि लोगों को मसले चल रहे हैं, तो हमें उनको थोड़ी थोड़ी एजुकेशन से और थोड़ी सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, खुराकी मॉडिफिकेशन से उन्हें ठीक किया जा सकता है। नहीं तो जो ऑलरेडी जो मैदे के अल्सर का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें फिर किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल ही फीकी डाइट पे चले जाएं? देखिए, नमक इस्तेमाल कर सकते हैं मगर मिर्च मसालों से परहेज करें। मेरा नहीं ख्याल कि मिर्चें ना खाने से कोई बंदा मरा हो आज तक, मगर मिर्चें खाने से बहुत सारे मर गए हैं। तो इसलिए एक चीज है जिसका फायदा, मुझे तो आज तक कोई फायदा नहीं समझ आया मिर्चें डालने का सिवाय जुबान के जायके के। तो पता नहीं, एक लोगों को चाहिए खुद ही अपना ख्याल करें, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, सेहतमंद लाइफस्टाइल। देखें जो बाहर दूसरे मुल्क हैं, अमेरिका वगैरह इधर उधर, वहाँ लोगों की लाइफ 80-80 साल के लोग हैं। हाँ जी। कोरोना जब आया था तो वहाँ बड़ी हलाकतें हुई थी क्योंकि 85-85 साल के लोग मरे, 80 साल के लोग मरे। यहाँ 80 साल को पहुंचेगा बड़ी मुश्किल कोई बंदा, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं, ये लोग खुद ही अपने आप को मारने पे तुले हुए हैं। अगर ये थोड़ा बहुत भी एहतियात कर लें, अपने लाइफस्टाइल्स को मॉडिफाई कर लें, अपना वॉक करें, वजन कम रखें, तो 1000 बीमारियों से और 1000 अस्पतालों के चक्करों से ये बच सकते हैं। खासतौर पे अमीर आदमी का भी ये मसला है, क्योंकि अमीर आदमी खाना खाता है सो जाता है, उठता है खाना खाता है सो जाता है, 3-3 4-4 टाइम तो खाने पे ही लगे हुए हैं सारे, सुबह भी खाना, दोपहर भी खाना, रात भी खाना। मतलब मेरा ख्याल है इतना, जिस बंदे की जितनी फिजिकल एक्टिविटी है सिर्फ उसे उतना खाना खाना चाहिए। ये एक मजदूर है, ठीक है, उसे 3 टाइम खाना खाना चाहिए, वो फिजिकली मजदूरी कर रहा है। एक बंदा है, मैं दफ्तर में बैठा, मैं तो एसी से नहीं निकला पूरा दिन, तो मैं 3-3 टाइम खाना खाऊं तो मेरे ऊपर चर्बी चढ़नी सिर्फ, और तो कुछ नहीं होना। ट्रू, ऐसे ही है। तो ये एज पाइलरी के हवाले से आपने बात की है, ये कौन सी स्टेज आ जाती है अगर मैदे का अल्सर है? तो ये एक ऑर्गेनिज्म है जो कि इस तरह खाने पीने से कहीं से एक्वायर हो जाता है, किसी खाने के अंदर, किसी प्लेट में, ऐसे ही किसी बंदे से, एक आदमी से, ये ओरोफिकल रूट से ये ट्रांसमिट होता है। जिस तरह किसी जरासीम लगे हुए थे किसी बर्तन में, ये एच पाइलोरी के, वो मैंने खा लिया वहाँ से खाना। अक्सर खाने जो आप बाजार से जरासीम जिन खानों से आप एक्वायर कर सकते हैं ना, वो खाने हैं जो दूध दही के बने हुए हैं। जो खाना आग पे पका हुआ है ना, जो बर्न हुआ हुआ है, यानी कि जिस तरह आप टिक्के खाते हैं वो आग से उतार के दे रहा है आपको, उसमें सारे वायरस बैक्टीरिया जो भी थे वो जल के मर गए हैं सारे। वो आप खा लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। मगर जो चीज़ आप दूध दही की खा रहे हैं उसमें आपको खास एहतियात की जरूरत है कि आप ऐसा दूध दही की कोई चीज़ ना इस्तेमाल कर लें जिससे आप टाइफाइड एक्वायर कर लें, कोई गैस्ट्रो एक्वायर कर लें, ये एच पाइलोरी एक्वायर कर लें, कोई ठंडी चीज़ जो फ्रिज से निकली है। मतलब तो वो जो आपने, मीठा खाते आपको हैं, याद होगा कि 2019 में जब ये बड़े बड़े आइसक्रीमों के ब्रांड्स पे छापे मारे थे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने, तो बहुत सारी बड़े ब्रांड से कोलीफॉर्म बैक्टीरिया निकले थे जो कि पेट की जो गैस्ट्रो की बीमारी का बायस बन सकते हैं। तो वो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इसलिए थे क्योंकि जो इनके मुलाजिम थे वो हाथ नहीं धोते थे वॉशरूम से, वैसे ही आगे खानों में डाल देते थे हाथ, वैसे ही बैठते थे 2 मिनट में आगे फिर शुरू हो जाते थे। तो ये जो जितने भी ब्रांड्स हैं बड़े बड़े और जितने होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आवाम को भी चाहिए कि उधर लोगों को एक सख्ती होनी चाहिए उन पे, और चेक करें लोग किचन, उनका बार बार उनके मुलाजमों को टेंशन हो कि यार अभी कोई आ जाएगा किचन में पूछेगा हाँ भाई हाथ धोते हैं कि नहीं धोते, साबुन है कि नहीं। इवन जो पीछे हाथ धोने वाली जगह होती है इनमें मैक्सिमम साबुन ही नहीं होता। तो साबुन अगर लोगों के लिए नहीं तो आवाम अपने मुलाजमों को क्या ही दे रहे होंगे। तो इन पे तो एक बहुत बड़े क्रैकडाउन की जरूरत है मुसलसल। और अनफॉर्चुनेटली आपके सामने ये पंजाब फूड अथॉरिटी बिल्कुल एक दांतों के बगैर वाला शेर हो गया है। वो छापा मारते हैं, जुर्माना कर देते हैं, पहले सील करते होते थे जी। ना सील करने की वजह से वो जब से उनकी सीलिंग खत्म हुई है उसके बाद से तो बिल्कुल आजाद हो गए लोग। 5-10 हज़ार रुपए जुर्माने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, जो एक ही खाने के 10-10 हज़ार रुपया ले रहा है तो वो ले लेते हैं और उनका वो जुर्माना जो है पूरा हो जाता है। अच्छा, ये एच पाइलरी अगर इसकी स्टेजेस भी हैं, अगर ये वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो किस हद तक जो है ना वो मरीज पहुंच जाता है? ये शुरू इस तरह ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता खट्टे डकारों से, मैदे में तेजाबियत से, इस तरह। फिर जब ये शुरू हो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है तो फिर एक मुसलसल दर्द रहना यहाँ पे मैदे में, इस तरह। अच्छा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है एक फिर खट्टे डकार आना, रात को सोते हुए एकदम मुंह में खट्टा हो जाना सारा, फिर उठना एकदम बंदे का ना, तो वो इस एक अलामात हैं जो शुरू होते 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 बढ़ती चली जाती हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये एक कभी खून की उल्टी आ सकती है एकदम। जिस दिन अल्सर फटेगा उस दिन, जिसको वो अल्सर फटना कहते हैं, वो बेसिकली वेसल जो पीछे अल्सर के जा रही होती है खून की नाली, वो
अल्सर उसकी दीवार को उड़ा देता है, जैसे वो उड़ाता है तो वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसको कॉमन आदमी ये समझता है कि अल्सर फट गया मैदे का। अच्छा। और फिर तो एक जान भी जा सकती है, क्योंकि हमने कई मरीज देखे हैं जिनको बड़ी मुश्किल हमने बचाया अस्पताल में, क्योंकि जैसे जैसे ब्लीडिंग होती जाती है, ब्लड प्रेशर गिरता जाता है, खून ज़ाया होता जाता है, तो वो फिर आपको खून की बोतलें लगा, ये कर, एंडोस्कोपी ढूंढ, मशीन कहाँ है, कोई चल रही है कोई नहीं चल रही है। ये भी तो बहुत बहुत बड़ा मसला है कि अब जब आप ढूंढते हैं कि यार ये फैसिलिटी लाहौर में कहाँ अवेलेबल होगी, तो आपको यही नहीं पता लग रहा होता कि यार अब किस अस्पताल में जाएं, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी हेल्पलाइन तो है नहीं कि जिधर कॉल करो जी फालिज हो गया फलाना कहाँ पे जाएं, वो कहे फलान नेशनल अस्पताल या जनरल अस्पताल या न्यूरो सर्विसेज अस्पताल चले जाएं। 90% ऑफ द टाइम्स तो आपको इन्फॉर्मेशन ही मिलती है कि फलां सर्जन कहाँ पे बैठता है, तो फलां चीज़ का इलाज बेस्ट कहाँ से होता है। ये एक बहुत बड़ा एक डायलॉग, इसलिए सेहत में हजार जो है ना एक वो आराम है। अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रिवेंशन पे सरकार काम करे, स्कूलों के बच्चों के लिए हमने एक किताब भी बनाई है सेहत तालीम से, और हमने प्रपोज भी किया, वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट पे भी लगी हुई है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए इन बीमारियों की, ताकि वो बीमार ही ना हो। और सबसे बेस्ट एज जो है वो स्कूलों के बच्चों को है, जिन छोटे बच्चे के अगर आप दिमाग में डाल देंगे कि यार अगर तुमने ये मिर्चें खाई तो तुम्हें खून की उल्टी आ सकती है, तो उसके दिमाग में रहेगा कि यार खून की उल्टी नहीं आनी चाहिए मुझे, मैंने नहीं खानी। तो उसके छोटे बच्चे के दिमाग में आप घुसा देंगे। बड़े आदमी के दिमाग में आप उसे लाख के यार सिगरेट ना पी, वो कहता जी मैं तो 15 साल से पी रहा हूं, हमें मारते हैं 15, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, अब कौन सा हो जाएगा। एग्जैक्टली। नहीं तो ये जो मौसम है डॉक्टर साहब, ये अभी वाला जो मौसम चल रहा है, एक अनप्रिडिक्टेबल भी मौसम हुआ है, कभी गर्मी हो जाती, कभी बारिश बरसना शुरू हो जाती है, तो इस मौसम में फिर खाने पीने का किस तरह ख्याल रखें? बाहर से क्या नहीं खाना चाहिए ताकि ये एच पाइलरी का मसला ना हो जाए या टाइफाइड का प्रॉब्लम ना हो जाए, भी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है? ये मैडम जो मौसम है ना, ये खास तौर पे गैस्ट्रो और इन सारी मैदे की बीमारियां, टाइफाइड, इन सारी बीमारियों का मौसम आ रहा है। जैसे जैसे बरसात होगी, लोग रेडियों से ये गोले गंडे मशरूब इस तरह की चीजें, ज्यादा दूध दही की चीजें इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई बैक्टीरिया, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म अक्वायर करते रहेंगे और साथ साथ बीमार होते रहेंगे। टाइफाइड भी इस वक्त शहर में जो चल रहा है वो ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है, जिसपे जल्दी मैरिनम के टीकों के अलावा या किसी टीके के अलावा कोई फर्क ही नहीं पड़ता, गोलियां आप देते रहे मरीज ठीक ही नहीं होता। और टाइफाइड से भी अंतड़ियां फट सकती हैं और बंदे मर सकते हैं और मर भी रहे हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, अभी भी आप जाएं अस्पताल के सर्जिकल वार्ड्स में आपको मिलेंगे जी टाइफाइड हुआ, बिगड़ गया, उसके बाद अंतड़ियां फट गई, सुराख हो गया अंतड़ियों में, तो फिर ऑपरेशन करते हैं पेट का दरमियान से, अंतड़ियों को जोड़ते हैं, कई दफ़ा पखाने की नाली बाहर निकाल देते हैं। एक मुसीबत 6 महीने के लिए बनी रहती है, थैले लगा के यहाँ बंदा बेचारा फिरता रहता है। तो ये एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं से एक्वायर ही करते हैं ना, कोई घर से तो नहीं बैठा हुआ लग जाती, कहीं बाहर गए हैं, कोई दही वल्ले खा लिए ज़ुबान के लिए, कोई और ऐसी चीज़ खा लिया, खाएं ज़रूर मगर ऐसी चीज़ खाएं जो आग पे पकी हुई हो, ताकि गर्म हो, आपको तसल्ली हो कि यार कोई वायरस बैक्टीरिया था तो सारे जल के मर गए। इसी तरह जो फ्रिज में खाना रख के दोबारा गर्म करके खा रहे हैं उसको भी प्रॉपर गर्म, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हमारे घरों में, निकाल के खा लेते हैं। और ये भी नहीं चलो एक दफा खा लिया फ्रेश था, उसके बाद उसको फिर दोबारा अंदर रख देते हैं, 15 मिनट बाहर रख के वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है। और फिर अल्टीमेटली एक ये बीमारियों की शरह आपके सामने है, तेजी से मैदे के अल्सर भी फैल रहा है और भी बीमारियां जो हैं। मुआशरा एक जो होता है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि यार अब नाउ वी आर टुवर्ड्स द टारगेट के आज से हमारा, अगर आज से हम ये स्ट्रेटजीज रखेंगे तो 5 साल में मुल्क में जो है लोग सेहतमंद होंगे और एवरेज लाइफ जो है 85 ईयर्स तक चली जाएगी। वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, ना स्कूलों में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, ना प्रिंसिपल्स को, ना सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को, ना स्कूल एजुकेशन को पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इस पे बल्कि हाई कोर्ट में एक पिटीशन भी चल रही है जिसमें अपना उन्होंने कहा है कि बच्चों का हेल्थ प्रोफाइल बनाएं, स्कूल हेल्थ प्रोफाइल स्टूडेंट्स का, क्योंकि अगर किसी को कोई छोटा मोटा भी मसला है, किसी की आई साइट कमजोर है, उसको ऐनक लग जाए, किसी का और कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को एनीमिया है, खून की कमी हो रही है, किसी को कोई अल्सर बन गया है, बच्चे को कोई बर्गर ही हर वक्त खाता रहता है, तो उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सके। बट स्कूलों में तो असूली तौर पे जो बड़े स्कूल हैं इनमें डॉक्टर होना चाहिए, जिनके 200-200 400 बच्चे जिनके पास हैं, कम से कम एक डिस्पेंसरी हो, छोटी सी बच्चों का वजन हो, हाइट हो, किसी की आई साइट का मसला चल रहा है उसको बता दें, 6 महीने बाद तो लाजमी होना चाहिए ताकि बच्चे बीमार ना हो। सही। फिर वो हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, उन्हें पता होगा यार हमने दिखाया था, वो कहेगा डॉक्टर यार देखो बेटा आपका पेट बहुत निकल आया, अपना पेट कम करो, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करो, कहेगा यार चलो मैं दौड़े लगाऊं, एक्सरसाइज करूं, उससे फिर वो उसको एक जो कॉम में पूरी तब्दीली आएगी ना, उसका इफेक्ट। अच्छा, ये जो बच्चे ये जो फास्ट फूड्स भी आजकल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर ये सारी चीजें, इसकी वजह से भी ये बहुत, हाँ जी बिल्कुल, इससे मैदे का अल्सर हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो मसाले और मिर्चें और ये चीजें सारी वो डाल देते हैं पीस के, जो चीज़ पेस्ट बनाते हैं उन पे पिज़्ज़ों पे लगाने के लिए जो शवारमों में डालते हैं,
खास तौर पे ये जो माल रोड पे बैठे हुए हैं इस तरह के छोटे छोटे शवारमा पॉइंट्स बना के, ये तो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं, लो क्वालिटी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। इनको कोई नहीं पूछने वाला। मेरा ख्याल है रात के टाइम जितने भी लोग बिजनेस करने वाले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फूड का बिजनेस कर रहे हैं, जो एक रेडी लेके अपीयर होते हैं हाँ। और वो बेच बाज के गायब हो जाते हैं, ना उनके पास लाइसेंस है, ना उनको पता है, ना उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। यही तो पंजाब फूड अथॉरिटी का काम आता है कि कम से कम बड़े मगरमच्छों को तो जरूर चेक करें, मगर छोटे लोगों को भी चेक करें। जो छोटे छोटे लोग अपनी जगह पे एक नाकिस चीजें बेची जा रहे हैं उस पे लेकिन डॉक्टर साहब हम सिर्फ हुकूमत को भी टारगेट नहीं कर सकते या इदारों को भी नहीं कर सकते, हमारी अपनी आवाम जो है वो भी सेहत को प्रायोरिटाइज नहीं कर रही है। मसला आवाम को तो परवाह ही नहीं है। अवाम को एक तो पहले तालीम नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है कि क्या उन्होंने करना है। दूसरा ऊपर से ये है कि उनको किसी चीज़ की परवाह भी नहीं है। आप उनको समझाएं भी कि ये ना करो तो वो कहते हैं नहीं हम तो करेंगे। मरीज 4 दिन दिल का अटैक होता है, अस्पताल दाखिल होता है, या मैदे में खून का अल्सर फट जाता है, खून की उल्टियाँ आती हैं, तो बड़ा डरना चाहिए। उसके बाद अगर जिंदा बच गया उसकी तो जान निकली होनी चाहिए कि यार दोबारा ना किसी दिन हो जाइए, मुझे इतनी तकलीफ हुई है, एंडोस्कोपियां हुई हैं, अंदर बैंड लगाए उन्होंने या कॉटरी। अच्छा, ये दोबारा भी हो सकता है अगर एंडोस्कोपी होने के बाद भी, ऑपरेशन होने के बाद भी? हर चीज हो सकती है, दोबारा भी हो सकता है, दोबारा नई जगह पे अल्सर बन जाएगा, इतना बड़ा स्टमक है उसके अंदर, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है दोबारा। तो ये एक मुसलसल कई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक मुसलसल ये बार बार तकलीफ होती रहती है, मगर जो एहतियात ही नहीं करेगा बिल्कुल, जिसने बॉदर ही नहीं करना, एक दफ़ा ठीक हो गया उसके बाद वो फिर मुसलसल एक उसी लाइफस्टाइल पे चली जा रहा है। ये चाय भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे मुसलसल 15 कप 10 कप भी ऐसे लोग हैं जो कि 10 कप चाय पीते हैं रोज़ के, उनको भी चाहिए 1 कप ही है। हर चीज को मैं 1 कप पीती हूँ, लेकिन मेरा मसला ये है कि मैंने सुबह उठ के पीनी भी होती है, तो खाली पेट पीने से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। पीने से कुछ लोगों को खट्टे डकार और इस तरह की तकलीफ शुरू हो जाती है मैदे के अल्सर की, इसलिए कुछ खाने के बाद पिए चाय। यूजुअली जो लोग आपने देखा घरों में भी वो कहते हैं खाना खा के चाय पिएंगे, हाँ, खाली पेट ना पिए। लेकिन कुछ लोग हमारी तरह भी होते हैं, वो सुबह उठ के कहते हैं जी चाय का कप हो जाए तभी होश आएगी आपको, वरना नहीं। कुछ लोग तो चाय पी के नाश्ता ही उनका चाय होती है, मगर मेरा ख्याल है कि कुछ खाने के 2 स्लाइस खाने के बाद चाय पी लें, या कुछ ऐसा बिल्कुल एक खाली स्टमक पे ऊपर से चाय ना डालें, खाने के बाद पी लें, थोड़ी बहुत पीनी, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अच्छा, क्या मतलब ओवरऑल इस चीज़ को किस तरह हम कंक्लूड कर सकते हैं और क्या क्या इस तरह की प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं? देखिए जी, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो बड़े बेसिक से हैं। मेरा ख्याल है कि हर आदमी को लेने चाहिए। एक तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि उसका एक जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी रहे, रोज़ाना वो 1 घंटा या चलो 30 मिनट ज़रूर वॉक करे। उसके अलावा वो कोशिश करे कि रात का खाना जल्दी खा ले, शाम को ही खा ले 6-7 बजे। उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के बाद सोए 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, या जो लोग लेट सोते हैं वो भी थोड़ा कोशिश करें कि सोने में और उसमें वक्फा हो। जितना जल्दी खाना खाएंगे उतने खट्टे डकार नहीं आएंगे, उतना मैदे का अल्सर नहीं बनेगा। ठीक है। दोपहर को कोशिश करें कि फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, दोपहर को रोटियां ना खाएं। अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सिगरेट ना पिएं, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, 1 कप पी लें, 2 पी लें। ठीक है जी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ तमाम तरीन चीज़ों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जनाब डॉक्टर सलमान काज़मी हमारे साथ कंसल्टेंट फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और मैदे के अल्सर के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। तो जनाब, महंगाई के इस दौर में आमदन और अखराजात का फ़र्क कैसे पूरा होगा, इस सवाल के जवाब में हुकूमत ने आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश कर दिया और जिसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में माली साल 2023-24 का बजट पेश किया और इसहाक डार ने 144 खरब 60 अरब रुपए का बजट पेश किया। बजट में मुख्तलिफ सेक्टर्स में टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, डब्बे में बंद मक्खन और पनीर महंगे होंगे। टिन पैक में जो मछली मिलती है वो भी, डब्बे में बंद जो मुर्गी मिलती है वो भी, और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ेगी। 18% टैक्स लग जाएगा। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे होंगे। GST 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। कॉफ़ी हाउसेस, शॉप्स या फूड आउटलेट्स पर 50% टैक्स लगेगा और टैक्स डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से की गई अदायगी पर भी होगा। दूसरी जानिब हुकूमत ने बजट में सोलर पैनल को
कस्टम ड्यूटी से इस्तिस्ना दे दिया है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल और सोलर पैनल की मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है। ताहम क्या वफाकी काबीना की जानिब से ये जो उठाए गए इकदाम हैं इसके बायस सोलर पैनल की कीमतों में कमी का भी इम्कानात हैं, या फिर बाकी सेक्टर्स के हवाले से भी बात करेंगे कि जनाब बजट आया है तो और किन किन को रिलीफ मिलेगा और कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में इस वक्त अब्दुल कादिर मौजूद हैं जो कि नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और शहाब कुरैशी साहब हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, रानुमा है पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के। शहाब साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कादिर सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी, जो आया है बजट क्या कहेंगे, ये अवाम दोस्त बजट है? अच्छा, ये जो वफाकी हुकूमत का बजट है, कोई ऐसा बजट पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया अच्छा जिससे बजट पेश करने वाले वजीर ने ये ना कहा हो कि ये अवाम दोस्त है। अच्छा मतलब उसने यही कहा है कि ये अवाम दोस्त है, कभी भी उसने नहीं कहा कि ये अवाम दोस्त नहीं। और अपोजिशन ने हमेशा, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा बजट हो, अपोजिशन ने उसे बुरा कहा है, और चाहे वो जितना मर्जी मुश्किल बजट हो, हुकूमत ने उसे आसान ही कहा है। इस बजट में जिस तरह सोलर पैनल के ऊपर आपने बात की या सोलर सिस्टम के ऊपर आपने बात की कि इसके ऊपर जो है वो टैक्सेस में कमी जो है वो की गई है, जबकि दीगर जो लग्जरी आइटम्स हैं उसमें जो है वो इजाफ़ा किया गया, टैक्सेस में या ड्यूटीज़ की शरह में इजाफ़ा किया गया। 2000 अरब का इजाफी हदफ है टैक्सेस का, यानी कि इसमें पहले जो है वो 7200 अरब था, 7200 था गुज़िश्ता माली साल का, फिर जिसे रिवाइज़ करके बढ़ाया गया। अब जो दिया गया है वो 9200 अरब का है। अब 9200 अरब इकट्ठा भी करना है हुकूमत ने, और वो इकट्ठा करने के लिए जो है उनमें जो इकट्ठा करके देंगे वो मैं और आप ही हैं। क्योंकि अगर ये देखा जाए कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो ज़्यादा है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इंतहाई कम है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जीएसटी लगा दिया, ठीक है जी, सब उस पर अदा करेंगे, हाँ, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मांगने वाला सड़कों पे जो मांगने वाले हैं वो भी जब बिजली अदा करते हैं तो उसमें जीएसटी होता है, हाँ, जब वो घी खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी होता है, जो भी अशिया ख़रीदते हैं उसके ऊपर जीएसटी होता है। अब सोलर के ऊपर इन्होंने किया है, सोलर के ऊपर करना बहुत खुशाइन बात है, लेकिन हुकूमत वादा कुछ करती है और उसका जब एसआरओ आता है या जब उसका नोटिफिकेशन आता है वो कुछ और होता है। और असल हकीकत तभी पता चलती है जब सामने पेपर के ऊपर पड़ा होता है, जब नोटिफिकेशन आएगा कि कितने % टैक्स कम हुआ है और कौन कौन सी आइटम्स पे टैक्स जो है वो कम हुआ है। जिस तरह जब ये वज़ीर ख़जाना आए थे इसहाक डार साहब, इन्होंने आके जो है वो एक मिनी बजट दिया था 170 अरब रुपए के, जिसमें इजाफी टैक्सेस थे। अब जिन लोगों को पहले सालाना बजट में जो रिलीफ मिला था वो रिलीफ जो है मिनी बजट में आके ख़त्म हो गया। अब जब वो रिलीफ ख़त्म हुआ तो वो रिलीफ कितने दिन का था ये भी किसी को नहीं पता, और वो रिलीफ कहाँ तक मिला ये भी किसी को नहीं पता। लोग जो हैं वो इस वक्त इंतहाई परेशान हैं। जब भी कारोबारी हुजम सुकड़ता है तो टैक्सेस की शरह जो है वो कम होती है, क्योंकि इकॉनमी में इतनी पावर होनी चाहिए, उसमें इतनी जान होनी चाहिए, इतना सांस होना चाहिए कि वो टैक्सेस अदा कर सके। लेकिन यहाँ पे तो कारोबारी हुजूम सुकड़ रहा है तो टैक्सेस की भरमार हो रही है। कारोबारी हुजूम सुकड़ने के साथ कारोबारी और कार भी सुकड़ रहे हैं। मतलब 8 बजे कह रहे हैं कि मार्केटें बंद करें, लेकिन टैक्स आपने 24 घंटों वाला देना है। वो ये भी सूरत हाल का सामना जो है वो अवाम को, एक आम आदमी को जो है वो करना पड़ा है। अच्छा शहाब साहब, आप मुझे बताइए जो ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गई हैं सोलर पैनल के ऊपर, कितना खुशाइंद कदम है, कितना खुशाइंद फैसला है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेजर इसहाक डार साहब एंड एनर्जी मिनिस्टर हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब। एक्चुअली बात ये है कि उन्होंने इस पर ड्यूटी ख़त्म की है, रॉ मटेरियल पर ख़त्म की है, और इस पर उन्होंने उनके इस इक़दाम को हम सराहते हैं। और आपको शायद याद होगा कि लास्ट हमारे आप ही के चैनल के शो पर मैंने कुछ पॉइंट रेज़ किए थे। उसमें मैंने यही पॉइंट रेज़ किया था कि जो सोलर इंडस्ट्री है
वो उन्होंने इंडस्ट्रीज तो लगा ली है बेसिकली। इंडस्ट्री लगाने के बाद वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हम मार्केट में कम्पीट कैसे करें, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल पे जो सा है ना वो स्टिल उस टाइम तक जो सा है ना वो ड्यूटी जो सा ना वो आई थी। अभी उन्होंने रॉ मटेरियल पर ड्यूटी अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल फिनिश करने का ऐलान किया है, और उसके अलावा जो इन्वर्टर हैं उसके रॉ मटेरियल पर भी उन्होंने अपना ड्यूटी जो उसकी जो है ना वो फिनिश की है सारी। इसका क्रेडिट मैं लाहौर न्यूज़ को भी दूंगा, आपको भी दूंगा, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ जो सा है ना गवर्नमेंट पर गई है। पर एक बात बड़ी तशवीशनाक है, वो ये है कि ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने तो दे दी है, इसहाक डार साहब ने दे दी है, ये तो 3 मंथ के मेहमान हैं। अच्छा, देखिए हमारे हमसाये ममालिक में आपको पता है 3 मंथ की मेहमान है, मतलब 3 मंथ के बाद आईनी तौर पर ऑब्वियसली इलेक्शन तो हो नहीं है, जो अनाउंसमेंट आ रही है, आई डोंट नो अभी क्या होता है। हमारे हमसाये ममालिक में इंडिया ने जो पॉलिसीज देती हैं, उन्होंने सोलर की पॉलिसी तकरीबन 10 ईयर की पॉलिसी दी थी। गवर्नमेंट चाहे आए या ना आए, उनकी पॉलिसी में कोई फर्क नहीं। हमें तो नहीं पता कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आती है वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंडस्ट्री हम अपना वो मटेरियल मंगाना शुरू कर देते हैं, मशीनरी मंगाना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट आती है तो वो हमें क्या शोर्टी है, हमें शोर्टी गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, सिक्योरिटी बॉन्ड चाहिए हमें कि ये पॉलिसीज आपकी 10 ईयर की पॉलिसी हैं और आप इंडस्ट्री आप लगाएं, हम इंडस्ट्री लगा के बैठ जाएं, नेक्स्ट ही पता चले कि इसकी पॉलिसी जो है ना चेंज हो गई है, इसमें जो है ना वो उन्होंने ड्यूटी जो है ना अपना दोबारा लगा दी है, तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएंगे। सोलर आजकल इस टाइम बेशक मार्केट में बहुत ही तरीन सस्ता इस समय सोलर हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी पहले तो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इस पर ड्यूटीज़ वगैरह आयद की हुई थी। इनकी गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने ड्यूटी सबसे पहले सोलर पे जो है ना ख़त्म की। अभी उनकी मेहरबानी, उन्होंने रॉ मटेरियल पे भी जो है ना फिनिश कर ली सारी। तो बात यह है कि सोलर इस टाइम हर घर की ज़रूरत बन गया हुआ है, हर घर की, हर इंडस्ट्री की। किसान अपना सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, उसके अलावा आटा चक्की वाले जो से हैं जो मुख्तलिफ जगह वो सोलर सिस्टम वो लगा रहे हैं। तो सोलर इंडस्ट्री अगर आपकी बनती है, अगर आपकी इंडस्ट्री कायम होती है, उसमें रोजगार मिलेगा, उसमें आपका रॉ मटेरियल जो है लोकल इंडस्ट्री जो सी है उसको फ्रोग मिलेगा, उसमें लोकल इंडस्ट्री में आपकी शीशे की इंडस्ट्री है वो बनेगी, उसके बाद आपकी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है वो आपकी जो है मतलब काफी जो इंडस्ट्रीज है उन्हें बूस्ट मिलेगा। जब एक सनत लगती है तो उसके साथ जितनी भी उसकी अलाए सनतें होती हैं जो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, वो सब जो है वो उसमें एम्प्लॉयमेंट में भी इजाफा होता है, उनमें कारोबारी रुझानात जो हैं वो भी बढ़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि गवर्नमेंट क्या चेंज होती है, एक ही गवर्नमेंट के एक वजीर से दूसरा वजीर आता है तो पॉलिसी चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसे आप ये देखें कि जब पहले मिफ्ता इस्माइल साहब थे उनकी पॉलिसी कुछ और थी, इसहाक डार साहब आए, ये डॉलर को किल कर देंगे, डॉलर को पटक देंगे, मतलब कि वो सब पॉलिसियाँ जो हैं वो एक ही गवर्नमेंट में 2 अलग वजीर हैं और दोनों की पॉलिसीज़ अलग हैं। जब तक पाकिस्तान में मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुआशी पॉलिसियाँ नहीं बनेंगी, ये जितनी मर्जी सब्सिडी दे दें वो सब्सिडी खाई जाती है। आप 1000 अरब की भी सब्सिडी दे देंगे वो भी खाई जाएगी। ठीक है। उसका आउटपुट ये होगा कि लोगों ने खा ली हुई है, उसका आउटपुट ये नहीं होगा कि लोगों ने उसमें जो है वो कोई नए स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं या कोई नया जो है इंडस्ट्री लगी है, नया काम किया। अब जिस तरह जो है वो आपने बात की कि ज़राअत पे सोलर ट्यूबल्स के ऊपर पे ही तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। अब लेकिन मसला ये है कि सब्सिडी को शोर कौन करेगा कि मिनी बजट नहीं आएगा, गवर्नमेंट जो है वो आइनी तौर पे तो इसकी मुद्दत अगस्त में पूरी हो रही है, अगस्त के बाद कौन सी सूरत हाल होगी, ना तो वो फॉरेन इन्वेस्टर जो बैरून ममालिक बैठे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी नहीं इल्म। अब पाकिस्तान में अगर सोलर की इंडस्ट्री के लिए साजगार माहौल दिया जाए और यहाँ पे सस्ती बिजली, सस्ती लेबर है, अगर वो दिया जाए और साथ जो है वो कुछ टैक्स हॉलीडेज दिए जाएँ तो मेरा ख्याल है कि दुनिया की बड़ी जो सोलर कंपनियां हैं वो यहाँ पे लाजमी आएंगी, एग्जैक्टली काम करना चाहेंगी। 1 लाख। लेकिन क्या लगता है आपको अब्दुल कादिर के इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर ऑलरेडी हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, जहाँ पे प्लांट्स बंद हो रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह इस चीज़ को बूस्ट मिलेगा या बाहर ये चीज़ अच्छी पोर्ट्रे हो रही होगी? अच्छा, असल में इसमें जो सोलर सेक्टर को हम देखते हैं, सोलर इंडस्ट्री को देखते हैं, तो इसको दिगर जो या दूसरी जो रेगुलर इंडस्ट्री है उससे
थोड़ा सा अलग जो है वो हमें होना पड़ता है, क्योंकि जो सोलर इंडस्ट्री है वो जो रेगुलर इंडस्ट्री है उसको चलाने के लिए सोलर इंडस्ट्री लगती है। आप अब अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जाएं तो आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ जो हैं, फ्लोर मिल्स जो हैं, उसके ऊपर भी सोलर प्लेट्स जो हैं वो लगी नज़र आती हैं कि ये कुछ ना कुछ जनरेशन कर रही हैं, कुछ ना कुछ जो है वो मिक्सअप कर रहे हैं, जो हमारी वापडा की और सोलर की है उसको कुछ ना कुछ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सोलर इंडस्ट्री जो है ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया का मुस्तकबिल जो है वो अल्टरनेट एनर्जी है। फॉसल फ्यूल का जो है वो अब तो दौर चला गया हुआ है, सोलर एनर्जी है, उसके बाद फिर विंड एनर्जी है। पाकिस्तान में सोलर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 8 से 9 माह तक सनी डेज रहते हैं और सूरज जो है वो पूरी आबोताब से चमकता है। और अगर इसके ऊपर बेहतर सहूलत और बेहतर पॉलिसी, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दी जाए, 5 साल के लिए दे दी जाए, तो फिर यहाँ पे इंडस्ट्री लग सकती है। ये नहीं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि वो सामान सारा उठा के ले आए जी यहाँ पे, तो जो एंड में पता चला कि जगह ही नहीं है हमारे पास, पता चले जी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें गवर्नमेंट से श्योरिटी चाहिए। अच्छा। 10 साल की नहीं, हमें कम से कम 5 साल की, जो कि कोई भी गवर्नमेंट आके इसको पॉलिसी को चेंज ना करें। आप देखें उसके बाद जब जो सोलर इंडस्ट्री लगेगी, आपका इन्वर्टर अभी इंपोर्ट हो रहा है, इन्वर्टर में इंपोर्ट होता है, उसकी कंप्लेंट आती है, वो उसमें काफ़ी दुश्वारी हमें जो है ना, अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसकी होनी शुरू हो जाएगी तो इन्वर्टर सार्फिन के लिए सस्ता भी होगा। अच्छा। और ये अगर सोलर में अगर चले जाएं, सोलर अगर लोकल इंडस्ट्री में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसमें ड्यूटी फ्री होगी, तो वो भी सार्फिन के लिए काफ़ी सस्ता तरीन होगा। पर अभी मेन जो मसला है, जो अभी तक आई थिंक अब्दुल कादर साहब ने रेज नहीं किया, हमारे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। वो इसलिए वो कैसे? वो अपने पॉलिसीज, अपना लाइसेंस, अपना वो जो सी है वो ओपन इम्पोर्ट, वो इसी तरह ही है कि मैं शाह साहब की बात को सेकंड करूंगा। वो इसी तरह ही है कि एक बंदा जो है उसको इजाज़त तो दे दी जाए कि आप खाना खा लें, लेकिन किचन में खाना ही ना हो। किचन में खाना ही ना हो। मतलब कि इस वक्त इम्पोर्ट की सूरत हाल ये है कि एलसीज जो हैं वो नहीं खुल रही। सप्लाई चेन जो है ना वो सिर्फ सोलर की नहीं, हर चीज़ की डिस्टर्ब है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो बंद हो रही हैं वो सप्लाई चेन की वजह से बंद हो रही हैं। पार्ट्स जो हैं या खाम माल है, सप्लाई चेन जब तक ठीक नहीं होगी। हाँ, अगर आप बजट को ये कहें कि ये तकरीर किस तरह की थी और ये जो बजट बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी वो किस तरह की, तो वो तो फिर बेहतरीन, वो तो फिर 10 आउट ऑफ 10 है, वो तो बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या है वो बिल्कुल बरक्स और इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आप लोगों ने इस हवाले से कोई बात की कि इजाज़त तो मिल गई है कि ड्यूटी फ्री होने वाली ये चीज़ें हो रही हैं, फैसला कर लिया गया, लेकिन एलसीज तो खुले नहीं है। एलसी वही है ना कि लास्ट टाइम हमने 2 पॉइंट रेज किए थे। एक रॉ मटेरियल में लास्ट इंटरव्यू में वो रेज किया था, दूसरा एलसी का। एक बात हमारी मानी गई है आपके लाहौर चैनल के वसासे से, और दूसरी अभी शायद जो सा ना, देखिए सोलर अगर एक घर में लगता है, एक अगर घर वाला जो 10 बिल्डे का घर है वो अगर 10 kVA का सिस्टम लगाता है, 10 kVA के सिस्टम की जो प्रोडक्शन है वो अप्रॉक्सीमेट लॉसेस करके 8000 वाट उसको मिलता है। अच्छा। 8000 वाट अगर मिलता है तो उसकी अगर ज़रूरत अगर है 2 या 3000 वाट की, बाकी जो एक्स्ट्रा बिजली जो प्रोडक्शन हो रही है वो अगर ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को अगर सेल कर देता है तो कस्टमर को, सार्फिन को डबल बेनिफिट इसमें मिलता है। एक तो पूरा डे लाइट में जो आपकी बिजली है वो फ्री है, दूसरा जो इजाफी बिजली है वो आप वापडा को सेल करें। वापडा को सेल करने के बाद जब मैंने बेशुमार लोगों के बिल जीरो, अपनी आंखों से जीरो उनके जो है वो बिल देखे हैं, बड़े खुशनसीब है वो जिनको जीरो बिल आता है। बाकी माइनस में बिल जो था वो आ जाते हैं, जो प्रॉपर अगर जिसने सोलर अगर लगाया हो, जिसने ग्रीन मीटर भी लगाया हो। अभी फिर मैं वही पॉइंट रेज करूंगा, ग्रीन मीटर में भी बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। वापडा के पास लोग क्यू में लगे होते हैं। वापडा के असल प्रोसेस उसका डिमांड नोटिस का है, उसकी एक गवर्नमेंट ने एक फीस अनाउंस की हुई है। और पर हमारी बैड लक ये देखेंगे वो फीस की बजाय उससे डबल ट्रिपल पैसे अपना वो एसडीओ या लाइनमैन वो लिए जाते हैं, और उसमें भी तकरीबन जितने उसके पैसे आई थिंक 10-12 हज़ार में जो उसका सिलसिला चलना होता है वो 35 से 40 लाख रुपए। ये तो हर इदारे में ये तो एक बड़ी मतलब चाय पानी तो हर इदारे में चल रहा है। ऐसा बेसिकली नहीं होना चाहिए। अब सोलर को कस्टमर के लिए, सार्फिन के लिए बहुत आप इजी बनाएं।
यकीन माने एक अगर अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का मोटिव है कि ग्रीन एनर्जी पे हमने जाना है तो फिर ये सारी सहूलियात तो देनी पड़ेंगी ना, देखिए हमारे ताकि इजी एक वे हो लोगों का कि इस तरफ हम लोग जा सके। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का भी यही विजन है, हाँ जी। ग्रीन एनर्जी का यही विजन है कि उन्होंने तो फरमाया है कि आप अपनी जितनी सरकारी अमलाक है उसको भी सोलर पे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो उनको पता है कि बिजली को हमने किस तरीके से क्राइसिस को जो हैंडल करना है, उसका मेन तरीका कर यही है कि आप अपनी बिजली प्रोड्यूस कर अपना सोलर लगाएं, हाँ। उससे आप अपना जो है ना अपना जो डेली की आपकी कंजम्पशन है वो आप यूज करें। अच्छा, अगर एलसीज खुल जाती हैं, ड्यूटी फ्री तो हो गया है, एलसीज खुल जाती हैं तो कितना इसमें जो है ना वो आवाम के लिए रिलीफ है, कितना सस्ता हो जाएगा? आवाम के लिए इतना रिलीफ हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। पहले अपना जो सिस्टम 5-6 लाख रुपए में जो सिस्टम लगता था वो ड्यूटी की वजह से वो सिस्टम तकरीबन 10-12 लाख रुपए पे जो है ना पहुंच गया। अच्छा। अभी रिड्यूस हुआ है पर डॉलर ऊपर हो गया है और एलसीज क्लोज हो गई है, तकरीबन ऑलमोस्ट वहीं का वहीं है। इसका इफेक्ट बेसिकली आफ्टर 1 ईयर पड़ेगा। अच्छा। 1 ईयर के बाद जब अपना इंडस्ट्री लगनी शुरू हो जाएगी, रॉ मटेरियल आएगा, न्यू इंडस्ट्री लगेगी, उससे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, घरेलू सार्फिन को, तमाम लोगों को बहुत बड़ा फायदा। असल में ये जो है ये रॉ मटेरियल के ऊपर है। रॉ मटेरियल एक आम सारिफ तो नहीं खरीदेगा ना, बिल्कुल। रॉ मटेरियल तो इंडस्ट्री में जाएगा, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट जो है उसकी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद जो है वो मार्केट में आएगी और कीमतों का तयन होगा। ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। फिर वही बात है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, लेकिन ये पॉलिसी पर अमल दरामद कितना होता है वो तयन करेगा कि ये पॉलिसी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक है या सिर्फ जो है वो इसी तरह। क्योंकि होता ये है कि टेक्सटाइल की आप सेक्टर की बात कर लें, अब टेक्सटाइल वाले जो हैं वो भी रो रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट ने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले कहा था कि जी आप इंडस्ट्री लगाएं, हम जो है वो आपको इंसेंटिव देंगे और आप पूरी दुनिया में जो है वो हमारा टेक्सटाइल जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होगी। अब वो ये कह रहे हैं कि जो हमें एनर्जी जो दी जा रही थी, जो टैरिफ दिया जा रहा था, इलाकाई टैरिफ था, यानी कि बांग्लादेश, इंडिया, चाइना और जो रीजनल टैरिफ था उसके मुताबिक दिया जा रहा था। अब वो टैरिफ जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। गवर्नमेंट ने एक जुम्बश कलम में वो टैरिफ तो ख़त्म कर दिया। वो जो बिजली और गैस की कीमतें ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुकी हैं और इंडस्ट्री कैसे चलेगी? पॉलिसी फिर वही बात है कि जो भी पॉलिसी दी जाए, गवर्नमेंट जो भी बजट में पॉलिसी देती है इकोनॉमी की कि इस पे टैक्स कम कर दिया गया या इस पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, वो कम अज़ कम वो ये भी बता दिया करे कि ये जो है वो 3 साल के लिए और इसकी श्योरिटी जो है वो हम दे रहे हैं। अब मसला ये है कि ये जो सोलर की जो पॉलिसी दी गई है कि सोलर कि मैन्युफैक्चरिंग को जो है वो हौसला अफजाई की गई है कि उसकी मशीनरी, उसके रॉ मटेरियल पे किसी किस्म की कोई ड्यूटी नहीं है। अब गवर्नमेंट जो है वो साल बाद चेंज हो जाती है, तो उसके बाद लोगों ने तो जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस की जो है इन्वेस्टमेंट कर ली है, फैक्ट्रियाँ लगा ली हैं, प्रोडक्शन यूनिट लगा ली हैं और बाद में पता चलता है नहीं जी वो अब तो वो ड्यूटी ख़त्म, 1 साल के लिए ख़त्म थी, अब वो दोबारा जो है वापस मिल चुकी है। नहीं वही है ना कि न्यू गवर्नमेंट आती है, वो अपनी पॉलिसीज दे देती है। पॉलिसी देने के बाद पता चलता है कि पिछली पॉलिसी ख़त्म हो गई है, अब इस पर हम ड्यूटी लगाएंगे, ये पॉलिसी नहीं आएगी। तो ये जो सा है ना कम अज़ कम 5 ईयर की पॉलिसी जो सी है ना वो आनी चाहिए और इसको जो मर्जी हो जाए इसको चेंज जो सा है ना वो नहीं होना चाहिए सर। असल में सिर्फ मुश्किलात भी यहीं से आती हैं कि जब पॉलिसी आती है, पॉलिसी कम अज़ कम जो है वो 5 साल के लिए होनी चाहिए। कोई भी पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी आपको नजर आई है वैसे कि जो 5 साल के लिए हो या 10 साल मुझे की लॉन्ग टर्म पॉलिसी? मुझे गवर्नमेंट 5 साल के लिए होती भी नजर नहीं आ रही। आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं पता होता कि मैंने 5 साल पूरे करने हैं कि नहीं करने। तो पॉलिसी तो, लेकिन फिर भी पॉलिसी जो है वो अब ये होना चाहिए कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी की भी गवर्नमेंट आए, वो जो प्रीवियस पॉलिसी है या गुज़िश्ता पॉलिसी जो इकॉनमी की चलती आ रही है उसको चेंज करते हुए ज़रा स्टेक होल्डर से पूछ लिया करें, इसको चेंज कर लिया जाए या हम चेंज करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कुछ इतने चांसेस हैं कि आगे भी मिनी बजट्स आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे मिनी बजट। 9,200 अरब रुपए का टैक्स अहदाफ कहाँ से इकट्ठे करने हैं?
टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ा लेंगे, टैक्स जो जितनी ये इन्होंने रिलीफ दिया है, जिस तरह आपने रेस्टोरेंट और होटलिंग पे बताया है कि अगर कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो 5% GST है, अगर कैश में देते हैं तो आप, हाँ। वो फिर आपको रेगुलर GST पड़ेगी। वहाँ पे भी GST कम की है, यहाँ पे भी जो है वो सोलर के ऊपर जो है इसके रॉ मटेरियल पे GST कम की है। इसी तरह फिर जो सब्सिडीज़ दी हैं वो सब्सिडीज़ भी तो इसी बजट से निकलनी है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि मिनी बजट दिए बगैर या कोई मिनी बजट नहीं भी देंगे तो कोई नया SRO आए बगैर जो है ये इकट्ठा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम चांस रहा है कि जो टैक्स कलेक्शन टारगेट है वो पूरा हुआ हो या उसको जो है वो हमने अचीव किया हो। हमेशा ये होता है कि शॉर्टफॉल ही आता है। इस दफ़ा भी तकरीबन 5,500 अरब का शॉर्टफॉल है और ये छोटा शॉर्टफॉल नहीं है, बहुत बड़ा शॉर्टफॉल और आगे देखते हैं कि जनाब किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और इनके ऊपर अमल दरामद करवाया जाता है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। अब्दुल कादिर, आपका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और शहाब कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। शहाब साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। सोलर पैनल के हवाले से बात कर रहे थे, ओवरऑल बजट के हवाले से हमने बात की। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। तो जनाब हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद ज़रूर पाया जाता है, चाहे वो हमारे इस्तेमाल का कोई कलम हो या फिर हमारे पहनने के कपड़े हों। दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ अपने अंदर कोई ना कोई मकसद ज़रूर रखती है। आप ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, सबसे पहले उसका तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ लोग आज में जीने पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और ये भी एक अलग फ़िलॉसफ़ी है, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बावजूद भी आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि कल आप ख़ुद को कहाँ देखना चाहते हैं, वरना ज़िंदगी की ऊंच नीच और बहाव आपको इस जगह पहुंचा सकता है जहां आप चारों तरफ से मुश्किलात में घिरे होंगे और कोई आपके बचाव को नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मकसद का तयन करें, मकसद पर अपनी नज़र रखें और इसे हासिल करने के लिए एक जो लायामल है ना उसे तरतीब दें। तो ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, एक अलाइंड लाइफ जो है वो कैसी गुजारी जा सकती है, कितना बामकसद होना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं उमैर जारियावाला हैं जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। उमैर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी। उमैर, अलाइंड लिविंग या फिर बामकसद ज़िंदगी जिसको कहते हैं, ये होती क्या है? किस तरह के मकसद होने चाहिए हमें हमारी अपनी ज़िंदगी में? मैं आसान लफ्जों में अगर समझाऊं, हम जानते हैं गाड़ी में अलाइनमेंट कराई जाती है व्हील्स की, ना सिर्फ व्हील्स की बल्कि और भी चीज़ों की। तो मकसद ये होता है कि अगर एक गाड़ी के दो व्हील्स आप एक तरतीब में नहीं है, हम आहंग नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो गाड़ी पे एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो चीज़ें भी ब्रेक कर सकते हैं और इवेंचुअली नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए हम उनको हम आहंग करते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ो भी तो गाड़ी सीधी चलनी चाहिए, इधर उधर ना जाए। इसी तरह आपकी मेरी ज़िंदगी में भी हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें इधर उधर फेंक देती है। तो आपने बहुत दुरुस्त बात की कि जब मकासद हमारे सामने होते हैं, अब उसमें हम एक और चीज़ ऐड करते हैं कि उन मकासद को तय करने के तरीके भी हमारे दिमाग में होते हैं। हम कुछ ना कुछ अंदाज रखते हैं जिसे हम कहते हैं हमारी कदरें, अंग्रेजी में वैल्यूज। सो मकासद और इक़दार के अलाइनमेंट, यानी उससे हम आहंग जब हम जिंदगी जीते हैं, पूरा दिन हम जो लोग मुलाकातें करते हैं, जो काम करते हैं, जब उनमें हम अपने मकासद और अपने इक़दार को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते, हम आहंग जी रहे होते हैं, तो हम हेल्दी हो जाते हैं, हम ऑथेंटिक हो जाते हैं, हम लोगों के लिए मकनतीस बन जाते हैं और लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने ही मकासद, अपने ही इक़दार के खिलाफ चल रहे होते हैं, यानी हम आहंग नहीं होते, तो आप देखें उनकी गाड़ियाँ
टूट जाती है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं और मुश्किलात का शिकार होते हैं। लेकिन क्या वजह लगती है आपको कि आजकल की सोसाइटी में हम क्यों नहीं हैं अपने इक़्तिदार के साथ, हम अपनी वैल्यूज़ को क्यों भूलते जा रहे हैं? जो न्यू जनरेशन है उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो अपने मकसद को, वो मकसद किसी भी तरीके का हो सकता है, उसको पूरा करने के लिए अपनी वैल्यूज़ को भी पसे पुश डालकर और वो सही गलत को भी छोड़ देते हैं और बस अपना मकसद अचीव करने के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं? देखिए यही तो हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मौजू इम्पोर्टेंट है ना। देखिए आप मकासद अचीव कर लें, आप बड़े बड़े टारगेट्स हिट कर लें, आप कामयाब हो जाएं, आप पैसे बना लें, आप कारोबार चला लें, लेकिन आपने ये तमाम चीज़ें वैसे की हैं कि आपको खुद पसंद नहीं है। आपको पता है आपने 2 नंबरी की, आपको पता है आपने ऐसे अंदाज में काम किया जो कि आपकी जो अंदर से जो वैल्यूज़, ज़रूरी नहीं कि आपको माशरा दे, वैल्यूज़ आप खुद थिंक करके उन पे अराइव करते हैं, अपने तजुर्बात देख के, अपने फ़ैसले देख के। सो यकीनन मेरी ज़िंदगी पे अगर मैं पीछे नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे क्लियरली नज़र आता है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत खुश किया, मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था वो काम करते हुए, वो फ़ैसले करते हुए। क्या वो चीज़ें जो मैंने ज़बरदस्ती की, कॉम्प्रोमाइज़ की, तो आप देखेंगे मैं बिल्कुल आसानी से ये बता सकता हूँ कि मैं किन चीज़ों की तरफ ड्रिवन हूँ। सो आपके सवाल का जवाब ये कि आज के दौर में हम सब बहुत मसरूफ़ हैं, हर वक्त हम एक्सटर्नल चीज़ों पे लगे हुए हैं, कभी फ़ोन पे, कभी किसी और के साथ, कभी अपने कामों पे। तो अपने साथ जब वक्त गुजारना होता है, जो कि पहाड़ों में जाके मुमकिन होता है, समंदर पे जाके, तो उस वक्त लोग बड़ी अच्छी थिंकिंग दिखाते हैं। तो हम सब के अंदर ये है, अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ऐसे किया है और हमें अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। लेकिन हर कोई तो उमैर पहाड़ों पे नहीं जा सकता ना खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, तो कुछ सस्ता और कुछ आसान वाला भी बताइए किस तरह अपने आप को एक्सप्लोर किया जा सकता है। मैंने आपको मिसाल दी है कि देखें जब ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो इंटरनेट बंद हो जाता है मुनीबा, तो फौरन अपने आप से कनेक्शन बन जाता है। तो ये आप अभी कर सकती हैं। देखें कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस करते हैं, फ़ोन बंद कर देते हैं एक सर्टेन टाइम के ऊपर, उसके बाद उनका स्लीपिंग रूटीन शुरू हो जाता है, फैमिलीज़ के साथ वक्त पूरा देते हैं। बहुत सारे लोग आप देखें काम भी कर रहे हैं लेकिन साथ उनकी वर्जिश भी चलती रहती है। कुछ लोग हैं जो कि जितना भी बड़ा काम हो सामने लेकिन उनका खाना नहीं छूटता, उनकी नमाज नहीं छूटती। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रायोरिटाइज किया हुआ है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि उन्हें क्या करना है और क्या वो मिस करेंगे तो वो अच्छा महसूस नहीं करेंगे। यानी हम आहंगी में जी रहे हैं। तो आसान है बिल्कुल, पहाड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को डिस्कनेक्ट करना सीखें ताकि आप बेहतर अंदाज में कनेक्ट कर सकें अपने आप से और फिर रिकनेक्ट कर सकें बाहर वालों से भी। और ये मुसलसल करने वाला काम है। अल्लाह के निज़ाम में मिसाल के तौर पे नमाज है। नमाज इस बात की दलील है कि मैं इस दुनिया में हूँ, इस दुनिया का नहीं हूँ, और मेरे मकासद के अंदर सिर्फ यहाँ की सोच नहीं। तो मैं जब वो ब्रेक लेता हूँ तो आप जानती हैं कि मैं बहुत सारे उल्टे कामों से बच जाता हूँ, मेरे अंदर एक रिन्यूड मोटिवेशन आती है। तो ऐसे बेशुमार रिचुअल्स हैं। कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं। सो फाइंड समथिंग। अच्छा, लेकिन क्या इसमें भी एक नेगेटिव अप्रोच और एक पॉजिटिव अप्रोच का कोई अमल दखल है? जी, आपकी थिंकिंग में देखिए नीयत जो है ना उस पे बहुत अल्लाह ने हमें एम्फेसाइज भी किया कि हम अपनी नीयतें अच्छी सेट करें, पॉजिटिव सेट करें। तो हम अपनी ज़िंदगी के बारे में भी जब बड़े पॉजिटिव इंटेंशंस लगाते हैं, अपने रिश्तों के बारे में भी और अपने गोल्स के बारे में भी, तो आप जानती हैं कि अच्छी नीयत से एक डिफरेंट फोर्स हमारे अंदर शामिल हो जाती है और हमारे मकासद सिर्फ अपने तक फिर नहीं रहते, फिर उसमें और भी लोग शामिल हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसका अमल दखल है हर काम पे। हमारा रवैया, भाई ना भैया, वैसे तो कहते हैं सबसे बड़ा रुपया, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा रवैया। तो आपका रवैया ही डिटर्मिन करता है कि पॉजिटिव होंगे आपकी एफर्ट्स या नेगेटिव होंगे। तो इसमें भरपूर कोशिश करें कि ईमान वाले बने। ईमान वाले लोग पॉजिटिव हैं, उम्मीद जगाते हैं और उसकी ज़ात पे ईमान रखते हैं, जैसे भी हालात हो जाएं, जो भी सामने आ जाए। और जो दूसरी तरफ होते हैं आप जानते हैं वो कुफ्र कर रहे हैं, जो कि उम्मीद हार जाते हैं, अपने आप से भी हार जाते हैं। सो कीप इट पॉजिटिव और कोई केस नहीं है। आप नेगेटिव होंगे तो आप जानती हैं कि वो एक स्पाइरल है और आप मजीद नेगेटिव से नेगेटिव होते चले जाएंगे। इसी तरह पॉजिटिव भी स्पाइरल है। आप जितना पॉजिटिविटी सुनेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी मजीद मिलती चली जाएगी। और एग्जैक्टली और जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलते हैं ना तो फिर आपको किसी चीज़ का डर भी नहीं होता। फिर आप अपनी ज़िंदगी में आप अपनी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। और जो फिर नेगेटिव लोग होते हैं ना उनका पता भी चल जाता है कि वो किस तरह शॉर्टकट्स चला रहे होते हैं, शॉर्टकट से आगे जा रहे होते हैं और उन्हीं चीज़ों की इन इनसिक्योरिटीज़ की वजह से फिर वो कहीं ना कहीं अपने ऊंधे मुँह खुद गिर जाते हैं।
बिल्कुल, इसीलिए देखें ये मौज़ू जो है ना अलाइन्ड लिविंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो करें उसको हम-आहंगी में करें। ऐसे नताइज ना हासिल करें जो कि आपके अपने अंदर को मार दें। ऐसे जी। काम ना करें जो कि कल को आपको शर्मिंदा कर रहे हो, बल्कि हर लम्हा अपनी सिर्फ़ इस बात को ना देखें कि एक काम है। काम भी हैं, आप भी हैं, आपकी सेहत भी है, आपके दिमाग की सेहत भी है, आपके रिश्ते भी हैं। ये सारा जो सर्कल है आपकी ज़िंदगी का, आपने इसको बैलेंस में रखना है और जितना ये बैलेंस में होता है, आप जानती हैं कि उतना ज़्यादा वो बंदा खुश नज़र आता है, उतना ज़्यादा फुलफिल्ड नज़र आता है। एक और बात ये है कि देखें जो लोग अलाइन नहीं जीते, वो खुद अपनी कामयाबी पे फ़ख्र नहीं कर सकते। वो खुद अपने तरीकों पे खुश नहीं होते। तो आपने जो बात की वो बड़ी अहम है कि जब आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, सही रास्ता लेते हैं, मेहनत मुशक्कत करते हैं, मसल बनाते हैं अपना, उस मुशक्कत में लगते हैं, तो आप बहुत खुश महसूस करते हैं और आपका फ़ख्र एक बिल्कुल मुख्तलिफ लेवल का होता है। बेशक ऐसे ही है। तो ये जो नई जनरेशन है, उमैर आप इन्हें क्या टिप्स देंगे, क्या बोलेंगे कि किस तरह अपने आप को अलाइन करके, और अलाइन करना फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, ये सारा आ जाता है उसके अंदर? जी, आप समझें आपकी जितनी डायमेंशंस हैं, हाँ जो जी। तमाम आपने अभी मेंशन की हैं, उसमें मेरा जिस्म है, मेरा दिल, मेरे जज़्बात, मेरी सोचें और मेरी रूहानियत, इन तमाम की हम-आहंगी। इसको मेरी उस्ताद आसान एक्शंस में ऐसे भी बताती थी कि आपकी सोचें, आपके जज़्बात और आपके हाथ, हाँ। इन तीनों में हम-आहंगी आ जाए। यानी उमैर जो सोचता है, महसूस भी वैसा ही करता है और अमल भी वैसा ही करता है। हमारे यहाँ आपको पता है ना, कहते हैं कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हाँ हाथ जी। फ़ौरन। तो ये हम-आहंगी जब नहीं होती तो आप देखें हम अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। नई जनरेशन के लिए, क्योंकि आप एक मुख्तलिफ दुनिया में हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। आपको अपने बड़े समझ नहीं आते, उनकी कुछ गोल्डन एडवाइस जब वो आपको कहते हैं ये बहुत ज़रूरी है, तो वो उस वक़्त समझ नहीं आती। मैं भी उस मरहले से गुज़रा हूँ और अब मैं जब थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ तो मुझे फ़ौरन वो चीज़ें सेंस बनाना शुरू कर देती हैं, हकीकत नज़र आना शुरू होती है। तो नौजवानों से गुजारिश है कि अपने यूथफुल, अपने एनर्जेटिक टाइम्स के अंदर साथ विज़डम भी शामिल करें। विज़डम बड़ों के पास होती है, उन लोगों ने जिन्होंने बहुत वक्त गुजरे हुए देखे, उन्होंने कई टेक्नोलॉजियाँ आते जाते देखी हैं, हुकूमतें आते जाते देखी हैं। तो इसलिए जब वो कोई बात आपसे करते हैं तो वो उसका फास्ट फॉरवर्ड वर्जन आपको दे रहे लेकिन होते हैं। उमैर यहाँ पर ना वो उन बड़ों में और ख़ास करके जो न्यू जनरेशन है उनमें कहीं ना कहीं क्लैश आ जाता है, जनरेशन गैप आ जाता है। वो कहते मैं हैं उस कि पे आ रहा हूँ, ये तो हाँ। ज़रूर होगा, ये ज़रूर होगा। देखें जब आप बड़ों की बात सुनेंगे बतौर जवान तो आपको वो सारी बात तो समझ नहीं आएगी, तो उस पे गुफ्तगू करना सीखें, जानना सीखें, एक दूसरे से सवाल करें और इसी तरीके से यंग लोग आप शेयर भी करें। सिर्फ सुनने का मैं मशवरा नहीं देता, मैं तो कहता हूँ आप अपने बड़ों को ओरिएंट भी करें कि आप कैसे सोचते हैं, आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यकीनन आपने दुनिया में जो चीज़ें अब बन रही हैं वो बड़ों ने उसको नहीं देखा हुआ। जी। उन्होंने टाइमलाइन देखी है, डेवलपमेंट्स आते जाते, हुकूमतें आते जाते, चीज़ें आते जाते, लेकिन जो नई चीज़ें हैं वो उनके लिए नई सेंस बनाती। तो जब जवान लोग गुफ्तगू करते हैं अपने घरों के अंदर तो वो बड़ों को भी तब्दील करते हैं, बड़े उनको ज़्यादा समझ पाते हैं। नंबर 2, जवान लोग आप पढ़ाई में मशगूल हैं, आप कामों में मशगूल हैं, कुछ लोग फ्रीलांस जो कुछ कर रहे हैं, ख्याल रखें अपने आप का, अपनी सेहत का, जिस्मानी सेहत, अपनी ज़हनी सेहत। आप जानते हैं कि इसकी बहुत बड़ी कीमत है। आप बहुत कुछ बना लें, बड़े-बड़े ग्रेड्स ले लें, लेकिन आप सही ना रहें तो क्या फ़ायदा। नंबर 3, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई फ़िज़िकल रिजीम डालें। यंग एज अच्छी होती है अपने अंदर फ़िज़िकल अच्छी एक्टिविटीज़ डालने की। सो स्पोर्टिंग से लेके एक्सरसाइजेज़, कुछ लोग साइक्लिंग, सो व्हाटएवर इट इज़, लेकिन कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एस्पेक्ट ज़रूर डालें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जवानों को रिलीजन अनुकूल लगता है और मैंने फेथ को बहुत अपनी ट्रेनिंग्स में लेवरेज किया है और मुझे लगता है कि फेथ बहुत ताकत देता है। तो मैं जवानों से ये भी कहूँगा कि ज़रूर अपनी रिसर्च करें, अपने अल्लाह के करीब हों, उसके दिए हुए पैगाम को आप जैसे करीब आ सकते हैं, वो यकीनन हर किसी की मदद करता है, हिदायत उसका ज़िम्मा है, लेकिन कदम तो आपने मैंने बढ़ाना है ना। और जवानी का कदम आप जानते हैं कि बुढ़ापे के कदम से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो आप उस वक्त में जब आप अलाइनमेंट्स क्रिएट करेंगे ना यंग एज में, तो आपकी ज़िंदगी उसी पे ग्रो करेगी। आप जानते हैं बहुत सारे लोग 45 साल पे आके जब दिल का दौरा पड़ता है तब उन्हें समझ आती है खाना सही करना है, एक्सरसाइज करनी है। कुछ लोग जिंदगियां गुजार देते हैं फिर आके कहते हैं हाय मैंने बच्चों का। तो जवानों के पास तो वक्त ही वक्त है और आज के फैसले, आज की आदतें जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। सो मेक श्योर यू आर मेकिंग द राइट डिसीजंस।
और दूसरा ये मुझे बताइए उमैर कि वक्त के साथ ख़ुद को बदलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो है वो चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती जा रही हैं, तो वक्त के साथ साथ ख़ुद को बदलना भी अलाइंड लिविंग में आता है। आप ना बदले तो वक्त आपको बदल देगा। देखें, दो बातें होती है ना, बदलने की जब भी बात आती है तो दो लफ्ज़ हैं। एक कहते हैं कि लोग एस्पिरेशन में बदल जाते हैं, कि उनको ख्वाहिश होती है कि वो नई चीज़ें सीख सके। जैसे आज की टेक्नोलॉजी हम सबके लिए आसानियाँ पैदा कर रही है। इतनी सारी चीज़ें जिसके लिए आपको लोग चाहिए होते थे, आप खुद सर मार मार के ढूंढते थे, आज आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप टूल्स जो हैं जेनरेट करके दे रहे हैं। सो अगर आप नहीं सीख रहे तो आप नुकसान कर रहे हैं। अच्छा बदलना ही होता है कि आप पॉजिटिवली बदल जाएं, जब सही वक्त हो अपनी एस्पिरेशन, अपने गोल्स पे बदल जाएं। नहीं तो आपको डेस्परेशन में बदलना पड़ेगा, यानी कोई और मौका नहीं रहेगा, पूरी दुनिया आगे चली गई होगी और फिर आपको स्पीड लगानी पड़ेगी। सो अपने साथ ये ज्यादती ना करें। अल्लाह ने मोमिन के बारे में बताया है कि मोमिन अपने हाल के साथ है, अपने वक्त के साथ है, और फ़र्ज़ किया इल्म हासिल करना। जो इल्म है उसका दिया हुआ है, तो जितना इल्म बढ़ रहा है इस दुनिया में, ये तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है कि मैंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रसाई हासिल करनी है। नंबर 2, मेरे फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि मैंने इस टाइम को जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है उस पर बेहतरीन काम करना है। ये मेरा प्ले ग्राउंड है, इस पर मेरा इम्तिहान चल रहा है और मेरा इम्तिहान जुड़ा हुआ है सबके साथ। सो इसको अपॉर्चुनिटी देखें और इस पर आप जितना कुछ खूबसूरत डाल सकें। अब उस अपॉर्चुनिटी को आप जानती हैं इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास सलाहियतें हों, सिर्फ जानना नहीं बल्कि करना। तो जब आप करने की तरफ आते हैं तो स्किल सेट्स हैं। आज के दौर में आप जानती हैं कि स्किल सेट्स कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, यानी वो पहले लोग किया करते थे, अब आप देखती हैं दिहाइयों से मशीनें कर रही हैं। आज के दौर में और बहुत सारी स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट? तो नई नई स्किल्स आती हैं और स्किल्स जो है मुसलसल आपको बढ़ाते रहना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर हमेशा सीखता रहता है जी। एक आप जानती हैं कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका लर्निंग कर्व कभी ख़त्म नहीं होता, तो आप भी सीखते रहें, अपनी स्किल्स बढ़ाते रहें। आई थिंक दैट इज़ व्हाट एम्पावर्स यू टू मेक अ डिफरेंस। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग हैं जी जी बस यही आखिरी बात कि हमने बतौर कौम, आप जानती हैं, अपने कुछ दीनी ख्यालात की वजह से, कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कल्चरल फंसने की वजह से हमने बहुत सारी चेंज कर्व्स पे डिलेड हम राइट किए हैं, तो उससे नुकसान हमारा ही हुआ है, हमें बाद में आना पड़ा उन चीज़ों के ऊपर। सो जब चेंज आ रहा होता है तो वो मुश्किल लग रहा होता है। दुनिया इस वक्त बड़ी स्पीड से बदल रही है तो ओवरवेलमिंग भी लगती है, हाय मैं क्या 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 करूँ। तो बजाय इसके कि आप उस कैफियत में जाएं, जो आपके सामने है उसको हदफ बनाएं और उसको कर लें, वही आपकी सीढ़ी बन जाएगा अगले कदम की तरफ। बेशक ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमाया उमैर आपने। अच्छा, दूसरा ना, जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोग अलाइन नहीं रहते हैं या कह लें कि बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे, किस तरह इस चीज़ को लेकर चला जा सकता है? जानवरों से सीखें। वो सुबह सुबह उठ जाते हैं और मगरिब के टाइम उन्हें वापस जाना होता है अपने दर पर। तो एक कुदरत का साइकिल है, हम उससे अलाइन नहीं है। अलाइनमेंट इसमें भी लानी है, और आप जानती हैं कि हमारी बॉडी में भी वो रिदम फ्लो करते हैं, हमारा डाइजेशन भी उसके साथ अलाइंड है। सो काम वाले लोगों से गुजारिश है, लेट सिटिंग्स तो बिल्कुल ख़त्म करें। ये जो दफ्तरों में बैठे रहते हैं, बॉसेस को खुश करने के लिए बॉस बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए, प्लीज़ अपने साथ ज्यादती ना करें। आपका जो वक्त है, आपका वादा कंपनी के साथ उस वक्त का है और उस काम का है, उसको काम स्मार्ट बनाए। लोग बहुत सारा टाइम ज़ाय करते हैं दफ्तरों के अंदर, बजाय इसके कि प्रोडक्टिव हो जाए शुरू से और टाइम पे काम खत्म करें। नंबर 2, छुट्टियां नहीं लेते हमारे इधर, अवॉइड करते हैं अपनी एनुअल लीव। बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइंड लिविंग में, प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पे, कि जब आप इतना महीनों काम करते हैं तो आप एक ब्रेक भी ले सकें, अपनी फैमिली को वक्त दें, उनके साथ कहीं जा सके। बच्चे तरसते हैं आजकल, तो ट्रैवल सब करना चाहते हैं, बेगमात भी। सो प्लीज़ गेट आउट। और मैं इसमें शायद बाइस्ड अंदाज में कह रहा हूँ कि सिर्फ मर्द ही काम करते हैं, तो बहुत ख़वातीन भी काम करती हैं, उनके साथ भी यही चैलेंज होता है कि बैलेंस कैसे लाया जाए ज़िंदगी के अंदर। नंबर 3, प्रोफेशनल्स के लिए आखिरी जो मैं बात कहूँगा, जो हमने शुरू से बात जो की हुई है, कि देखें हम प्रोफेशनली बहुत सारे लोग ड्रामा रचाते हैं, जो होते नहीं हैं वो बनते हैं।
ताकि खुश कर सकें, ताकि माहौल में फिट आ सकें, ताकि तरक्कियां मिल सके। इस तरह के लोग तो बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, खोखले होते जाते हैं, ये इनसिक्योर होते हैं, और आपको पता है कि फिर ऐसे लोग बड़ी बड़े ओहदों पे होते हैं लेकिन बिल्कुल उसकी काबिलियत नहीं रखते। काबिलियत क्या, उसका मिजाज नहीं रखते। और इसकी बड़ी वजह ये है कि वो खुद भी अपनी नज़र में गिर चुके होते हैं उस वक्त तक। सो जब आप अलाइन नहीं जीते, जब आप अलाइन जीते हैं तो आप अपनी नज़रों में बुलंद होते जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल जो मकासद हैं, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं। सो प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका करियर है, लॉन्ग टर्म में हर कोई चाहता है कि वो अच्छा लीडर बने, उसकी जो टीम है उसको ऑनर करे, ओबीडियंस ना दे बल्कि मोहब्बत में अलाइनमेंट के साथ अपने लीडर के साथ काम करे। तो इसीलिए आपका अलाइंड होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोफेशनल करियर के अंदर। एंड जब आप ज़्यादा बेहतर बैलेंस में आ जाएंगे अपने आप के साथ भी, और काम के अलावा जो डायमेंशंस है उस पर भी, तो आपका काम और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। ये हमें तहकीक बताती है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जिनकी एक लाइफ दूसरी लाइफ पे कह लें कि भारी पड़ना शुरू हो जाती है, कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ ख़राब हो रही है, प्रोफेशनल लाइफ में बॉस ने कुछ कह दिया है तो आपकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है, तो इस चीज़ को किस तरह मैनेज करें या इस चीज़ को किस तरह बैलेंस करें? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। मैं किताब पढ़ा था, उसमें बड़ी बहुत सारी चीज़ें जो हम दिमाग के बारे में आप जान गए उसकी अपडेट्स थी। आप जानती हैं कि दिमाग के बारे में हम मुसलसल जानने जा रहे हैं। अच्छा। तो देखिए, दिमाग जो है ना, उसको हरकतें खास, जिसको हम कहते हैं ना रिचुअल, जिस तरह अल्लाह ने हमें नमाज दी है, रोज़ा, ये सारे रिचुअल्स हैं, यानी इनमें एक मुशक्क़त शामिल है, जिस्मानी भी कुछ करना पड़ता है, एक नियत। सो इसी तरीके से क्विक टिप, जब आप दफ्तर से निकलें तो पैकअप करना सीखें, क्लोजर करना सीखें। जो दफ्तर के ख्यालात हैं, थोड़ा सा टाइम अपने साथ दें, चेक इन जिसे कहते हैं, जो कि वैसे भी उसके बगैर अलाइन ज़िंदगी नहीं हो सकती। अगर उमैर पॉज करके सोच नहीं रहा तो उसे कैसे अंदाज़ा होगा कि उसे क्या सही करना है, क्या दिमाग में उलझने हैं और किस चीज़ को कैसे लेके चलना है। सो दफ्तर से निकलते हुए भी चेक आउट, क्लोजर्स। बहुत सारे लोग अब देखें गैजेट्स वो छोड़ जाते हैं दफ्तरों पे, लैपटॉप्स वगैरह, जो कि ताकि घर पे लेके ही ना आए, इस्तेमाल ही ना करना पड़े। घर आने से पहले भी कुछ ऐसा रिचुअल बनाएं, पॉजिटिव इंटेंशन सेट करें बिफोर यू एंटर द हाउस। हमारे यहाँ काम वाले लोग इतनी सड़ी हुई शक्ल बना के घर में दाखिल होते हैं कि घर का माहौल ही सारा का सारा उल्टा हो जाता है। सो अगर आप पॉजिटिव वहाँ पे थोड़ी सिक्के अपने अंदर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिविटी वो आपको ट्रांसलेट होकर वापस और ज़्यादा सुकून में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल्स दूसरा काम क्या कर सकते हैं, अपने घर पे जब बहुत ज़्यादा मसाइल आप लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके दफ्तर के हालात अच्छे नहीं हैं। आप अपने दफ्तर के हालात को सॉर्ट करें। बाज़ मरतबा आपको बॉस की किसी बात पे प्रॉब्लम होता है, कॉलीग्स की किसी बात पे आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो अब तो इदारे बड़े प्रोग्रेसिव हो गए, तो अपने एचआर से जाके बात करें, बल्कि एचआर भी नहीं, अपने बॉस से बात करें, अपने डायरेक्ट लोगों से जिनके साथ आपका चैलेंज है, क्योंकि अदरवाइज आप जानती हैं कि ये आपके करियर पे भी इफेक्ट करेगा, सिर्फ घर पे नहीं करेगा, करियर पे भी करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। उमैर, बहुत अच्छा सेशन रहा है, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देके जा रहे हैं। उमैर जारियांवाला हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। थैंक यू सो मच उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब, अलाइंड लिविंग के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरह अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहिए और भरपूर अंदाज से गुजारना चाहिए। इसी नोट पे आपने मुझे इजाज़त देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।